उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त का दावा करने वाली सरकार की छवि को धूमिल करने का बड़ा कारनामा सामने आया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई, जिसको यह कमान दी गई कि अपराध को जड़ से समाप्त करना है, लेकिन वही पुलिस अपराध का नाम सुनकर मौके से भाग जाती है। यह मैं नहीं कह रहा, यह एक ऑडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है वह इस चीज की गवाही है। क्या है पूरा मामला यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले वायरल हो रहे इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। हेलो। अरे सर, आप क्यों जा रहे हैं सर? यहाँ ये लोग भैया यार, मैं यहाँ खड़ा थोड़ी रहूंगा, तुम मिलोगे नहीं, मैं यहाँ खड़ा थोड़ी रहूंगा। है तो सर, है तो वहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे, तुम आ जाओ, चौकी आ जाओ, चौकी आ जाओ भैया, चौकी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको देखते ही सर आप गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे, मतलब क्या सर? ये लोग चौकी आ जाओ। मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तुम कौन हो यार, कौन नहीं हो, मैंने तो तुम्हें जाना भी नहीं है। आपके सामने से निकले सर, आपके सामने आए, आपने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, चल दिए। अब ये जब तुम आए नहीं इतने टाइम तक मैं वहाँ खड़ा रहा। अरे साहब, ये हत्या कर देंगे हमारी, तब आप रहेंगे क्या साहब? आपके सामने भैया चौकी पे आ गए एप्लीकेशन हो, ठीक है? 25-30 लोग हैं साहब, ये मार डालेंगे, तब आप हमारी लाश ले जाएंगे यहाँ से। भैया चौकी आ जाओ, चौकी, ठीक है? अरे साहब, आप पुलिस है साहब, आप रक्षा करेंगे साहब। तो चौकी आकर के एप्लीकेशन दे दो अपनी, ठीक साहब? का हमारी लाश आएगी चौकी। अरे यार, मैं सब हैद ना करो भाई तुम। ठीक है साहब, मर जाएंगे यहीं साहब। ठीक है, चौकी आ जाओ। कहाँ साहब? ठीक है। ऑडियो सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह खबर किस तरफ इशारा कर रही है और हम खबर में आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव हिमांशु सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जिस पर वो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज कपिल चौहान से फोन लाइन के जरिए बातचीत कर और गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में साफ तौर से बताया गया कि हिमांशु सिंह, जो कांग्रेस के पूर्व में सदस्य और महासचिव के पद पर रहे हैं, उन पर किसी से विवाद होता है। कोई मामला जिसको लेकर वो चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस कपिल चौहान से बातचीत करते हैं और उन्हें मौके पर बुलाया जाता है, लेकिन चौकी इंचार्ज कपिल चौहान पर आरोप है कि जैसे ही पीड़ित अपने घर से बाहर निकला, वैसे ही चौकी इंचार्ज वहां से निकल गए। इतना देख पीड़ित ने चौकी इंचार्ज को फोन किया और फोन कर गुहार लगाना शुरू कर, जिसका ऑडियो हम आपको सुना चुके हैं। पूरा मामला जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। अभी तक पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आई है। फिलहाल ऑडियो को एक बार फिर से सुनिए और समझिए कि आखिरकार ये खबर और पुलिस का कारनामा कितना इस खबर में सम्मिलितता दे रहा है। हेलो। अरे सर, आप क्यों जा रहे हैं सर? यहाँ ये लोग भैया यार, मैं यहाँ खड़ा थोड़ी रहूंगा, तुम मिलोगे नहीं, मैं यहाँ खड़ा थोड़ी रहूंगा। है तो सर, है तो वहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे, तुम आ जाओ, चौकी आ जाओ, चौकी आ जाओ भैया, चौकी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको देखते ही सर आप गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे, मतलब क्या सर? ये लोग चौकी आ जाओ। मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तुम कौन हो यार, कौन नहीं हो, मैंने तो तुम्हें जाना भी नहीं है। आपके सामने से निकले सर, आपके सामने आए, आपने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, चल दिए। अब ये जब तुम आए नहीं इतने टाइम तक मैं वहाँ खड़ा रहा। अरे साहब, ये हत्या कर देंगे हमारी, तब आप रहेंगे क्या साहब? आपके सामने भैया चौकी पे आ गए एप्लीकेशन हो, ठीक है? 25-30 लोग हैं साहब, ये मार डालेंगे, तब आप हमारी लाश ले जाएंगे यहाँ से। भैया चौकी आ जाओ, चौकी, ठीक है? अरे साहब, आप पुलिस है साहब, आप रक्षा करेंगे साहब। तो चौकी आकर के एप्लीकेशन दे दो अपनी, ठीक साहब? का हमारी लाश आएगी चौकी। अरे यार, मैं सब हैद ना करो भाई तुम। ठीक है साहब, मर जाएंगे यहीं साहब। ठीक है, चौकी आ जाओ। कहाँ साहब? ठीक है। आपने ऑडियो सुना और फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जिस पुलिस को जिम्मेदारी दी गई, वही पुलिस अगर अपराधियों से डरकर मौके से भाग जाए। पीड़ित का आरोप है कि जिस पुलिस को जिम्मेदारी दी गई कि पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों से पीड़ित को बचाएगी, वही पुलिस मौके पर अपराधियों को देखकर फरार हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि रायबरेली के ईमानदार पुलिस अधीक्षक जसवीर सिंह की छवि को धूमिल करने का प्रयास सिविल लाइन चौकी इंचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही चौकी इंचार्ज हैं जो पूर्व में भदोखर थाने में तैनात थे और कई विवादों में घिरे हुए थे और उसी विवादों के चलते इन्हें भदोखर थाने से हटाया गया था। फिलहाल आइए हम आपको पीड़ित हिमांशु सिंह की जुबानी सुनाते हैं। फोन लाइन के जरिए उनसे बातचीत हुई है। क्या था पूरा मामला, किसको लेकर ये गुहार लगा रहे थे और किस तरीके से इन्होंने अपनी जान बचाई, क्या कुछ है, आइए आपको सुनाता हूँ क्या है पूरा मामला। फिलहाल इस वायरल हो रहे ऑडियो की पुष्टि देश लाइव 24 नहीं करता है। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये
हिमांशु जी से बात हो रही है? हाँ सर, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं धीरज शुक्ला बात कर रहा था, पत्रकार। अच्छा धीरज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जी जी आपकी जी। और एक कोई चौकी इंचार्ज है जिनके बीच में बातचीत हो रही थी। क्या था पूरा मामला और क्या बातचीत हो रही थी? बात ये है धीरज जी, जी। अब एक मेरे साथ घटना घटी है 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को, 14/10/2025। हम्म। कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं जो कि समाजवादी सरकार में पल्लवित पोषित हुए थे और अवैध तरीकों से उन्होंने धन का अर्जन किया, और उसी को आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि गलत अवैधानिक तरीके से भूमाफिया हैं, और लोगों की जमीन पे कब्जा करना, लोगों को डराना धमकाना, यदि वो उनकी बात नहीं मानते तो उनसे अवैध वसूली करना। तो वही कृत्य उन्होंने इस बार मेरे साथ किया, जो अभी तक लोगों के साथ वो करते आए हैं। तो 14 तारीख को मुझे फोन किया गया, लमसम 4-5 बार फोन किया। मैं लखनऊ में था, अपने निजी कार्य से राजस्व परिषद गया हुआ था, मंडलायुक्त कार्यालय कमिश्नरी में था। तो फोन आया 12 बजे के आसपास। तो उन्होंने सीधे अपना नाम और पता देते हुए और गलत शब्दों का अमर्यादित तरीके से उन्होंने सीधे कहा कि यदि तुम वहाँ महानंदपुर मेरा निवास स्थान है, तो उन्होंने कहा यदि महानंदपुर में आप रहना चाहते हैं और सुकून का जीवन जीना चाहते हैं, तो जो आपकी पत्नी के नाम भूखंड है उसको मेरे कहने पे फला व्यक्ति के नाम बैनामा कर दीजिए और उसका पैसा मैं लूंगा, और या फिर आप मुझे बताओ रंगारी गुंडा टैक्स 5 लाख रुपए आपको भुगतान करना होगा। तो इतना सुनते ही धीरज जी थोड़ा सा मुझे मतलब आश्चर्य हुआ, और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने, ये आप कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट में फोन मैंने काट दिया। दोबारा फोन फिर मेरे पास आया, तिबारा आया, एक घंटे की आधे घंटे की गैपिंग पे फोन आते रहे, लमसम 4-5 बार फोन आया। उसके बाद उन लोगों ने उसी जब फोन किया तो मुझसे इसी तरह की मांग बराबर, और लास्ट में उन्होंने उनके यही शब्द थे कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपकी हत्या कर देंगे, परिवार की हत्या करा देंगे, अभी आप हमारे रसूख को जानते नहीं है, इसी तरह की बातें उन्होंने कहा। तो मैं थोड़ा सा, आप ये भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे साथ जो ये वाकया घटा तो थोड़ा सा मैं भयभीत हुआ और कुछ समझता। ये ऑडियो जो ऑडियो सामने आया जिसमें बातचीत हो रही है, ये ऑडियो का क्या सच है? हाँ, मैं उसी ऑडियो पे जा रहा हूँ। फिर मैं अपने अधिवक्ता के पास रायबली आया, उनसे पूरी बात बताई, और उसके बाद 2 दिन बाद मैंने जिलाधिकारी कप्तान साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मैंने उनको पूरी बात से अवगत कराया, सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना है, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। उसी के 2-3 दिन बाद ही इन लोगों ने मुझे ये भी कह रखा था कि तुम्हारी एक एक पल की खबर रखता हूँ। गरियाते हुए कहा था, गाली देते हुए कहा था, बद्दी मैं तुम्हारी एक एक पल की खबर रखता हूँ, तुम कहाँ आते जाते हो, कितने बजे कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कहाँ उठते हो बैठते हो, मुझे सब जानकारी है। तो ये मेरी रेकी लगातार मुझे लगता है कि कई महीनों से इनके द्वारा की और कराई जा रही थी। तो जो जिस वाक्य की बात कर रहे हैं, वो मैं घर से निकल रहा था कलेक्ट्रेट परिसर के लिए, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हीं के साथ मैं बैठता भी हूँ, और उन्हीं के मैं कार्यों में सहयोग भी करता हूँ। अच्छा। जो भी उनके विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य होते हैं, तो मैं वहीं की तैयारी कर रहा था। टाइमिंग हो गई थी कलेक्ट्रेट जाने की। तो जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलने के लिए बाहर निकला तो देखा कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग कुछ गलत तरीके से वो मुझे घूर रहे थे, तो मुझे कुछ आश्चर्य लगा। तो थोड़ा सा मैं अपनी गाड़ी के करीब जाने की कोशिश किया, तो वहाँ ऊपर आक्रामक हुए और हमला करने का प्रयास किया। मतलब मैं अगर अपना बचाव न कर लेता वापस घर के अंदर जाकर के, तो शायद उस दिन मेरी हत्या हो जाती। अच्छा। मैंने चौकी इंचार्ज को सूचना दिया इस चीज की, और उसके बाद 112 डायल किया गया। 112 पे भी मेरे द्वारा सूचित किया गया, और मौके पर पुलिस आई। उसके बाद
मतलब मुझे तो लगा कि पुलिस मेरा सहयोग करेगी, मेरी बात सुनेगी, मेरी समस्या के कहीं ना कहीं निराकरण होगा, निदान होगा। और मेरे साथ ही जो घटना कारित हुई है, घटित है, इस पे कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। उल्टा अपराधियों को देखते ही पुलिस बैरन वापस लौटने लगी। अच्छा। जो भी मैं मेरी आंख के सामने की घटना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने घर गेट के अंदर वापस आ गया था। उसके बाद मैं देखा कि उनमें से किसी एक दो लोगों से उनकी वार्तालाप हुई आपस में, और क्या वार्तालाप हुई वो मैं समझ नहीं पाया और ना मुझे समझ में आया। तो वो जाने लगे। जब जाने लगे तो मैंने उनको फोन किया, दोबारा फोन किया कि सर आप इस तरह मत जाइए मुझे छोड़ करके, ये लोग मुझे मतलब मेरी आज हत्या कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। तो मुझे बार बार वो कहने लगे कि आप चौकी आइए और थाने आइए, चौकी आइए, दबाव यही बनाते रहे कि थाने चौकी आइए और वहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए। तो मैंने रिक्वेस्टली मैंने उनसे यही कहा कि सर मैं जिंदा रहूंगा तब तो आऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा मेरी लाश थाने आएगी? पहले आप पुलिस प्रशासन है, मेरी जीवन की रक्षा करना आपके हाथ में है। तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी कहीं और वो वापस बैरंग मतलब मेरी बिना कोई सहायता किए हुए वापस लौट गए। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई आपके द्वारा? तो मैंने शिकायती पत्र दिया है। मैंने अपनी पूरी बात उसमें रखी है कि किस तरह मेरे साथ घटना घटित हुई, मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं तो न्याय की मांग कर रहा हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए, पुलिस प्रशासन मेरी सहायता करे। क्या लगता है आपको कि क्या वजह है, कौन लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं और चौकी इंचार्ज की संलिप्तता कहाँ तक देखी जाती है? मीरा जी मेरे ही पीछे नहीं पड़े हैं। मैंने कुछ समय पहले आपसे कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो समाजवादी सरकार में पल्लवित और पोषित हुए हैं और वहां से ही अवैध तरीके से इन्होंने धन का अर्जन किया। और उसके बाद आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने कसावट कसी है माफियाओं के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। और इन्होंने जो इनकी आदतें अभी तक बनी थी अवैध वसूली करने की, अवैध तरीके, उसका रास्ता इन्होंने परिवर्तित किया है। अब ये जमीनों में अपना हस्तक्षेप करते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं। आप भी पूर्व में कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, महासचिव के पद पे रहे। क्या कार्यवाही आपके माध्यम से दी गई शिकायत पत्र पर नहीं की जा रही है क्या? नहीं, अभी तक मेरी आपका सांसद है रायबरेली में, आपके सारे जिम्मेदार पद पे बैठे जिम्मेदार है, क्या आपका साथ नहीं है, सहयोग नहीं कर रहे हैं? मैं पूर्व महामंत्री रहा हूँ कांग्रेस, तो सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास खुद में हो रहा है, क्या ये इसी पद पे रहना, इसी कारणवश शायद मेरी सहायता ना हो रही हो। लेकिन मैं आशा तो नहीं छोड़ रहा हूँ ना, मैं विश्वास आपने भरोसा रखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी पर। सांसद रायबरेली के राहुल गांधी जी हैं, आपकी पार्टी के हैं और आप उस पार्टी के सदस्य और पूर्व में आप पदाधिकारी भी रहे हैं। तो क्या उनसे आपने इस मामले को लेकर संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया गया, मेरे द्वारा बताया गया, उनको जानकारी दी गई। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो, आपके साथ और आपके परिवार के साथ कहीं कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा। और यही विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है और कहा है कि पार्टी हमारे साथ हर मेरे सुख दुख में खड़ी रहेगी। बस धीरज जी, यही भरोसा लेकर मैं चल रहा हूँ और न्याय की अपेक्षा रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।